हेलो मित्रों, आप सभी का हमारे इस ईडीयू मंत्रा क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, हमने इस वीडियो में सीटेट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो या तो पहले आ चुके हैं या फिर आगे आने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। तो यदि आप हमारे इन प्रश्नों की जो सीरीज है उसे रेगुलर आप देखते हैं तो निश्चित रूप से किसी भी तरह की आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आप अभी तक जो भी तैयारी किए हैं उससे आपको यह भी अनुभव हो जाएगा कि ये जो क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं वाकई में सभी महत्वपूर्ण हैं। और यदि इस प्रकार के प्रश्नों को आप बार बार लगाते हैं, इसका रिवीजन करते हैं, तो इन प्रश्नों को बार बार लगाने पर इसका अभ्यास करने का आपको मौका मिलेगा और सारे सीरीज़ों को यदि आप देख लेते हो तो आपको अलग से कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बस हमारे इन सभी सीरीज़ों को पढ़ने के बाद निश्चित रूप से आपको सीटेट में सफलता मैथ में मिलनी है। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी है। हम अपने से पूरा प्रयास करेंगे। अभी हमने इसमें पेडागॉजी के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लिए हैं। आगे इसके बाद जो सीरीज आएगी, मतलब कुछ सीरीज में सिर्फ पेडागॉजी ही रहेगा, कुछ सीरीज में क्वेश्चन रहेगा जिन्हें सॉल्व करना है, और कुछ ऐसी सीरीज रहेंगी जिनमें दोनों को मिक्स करके लेंगे और बीच बीच में हम कोशिश करेंगे टेस्ट भी करवाते रहेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपने जो भी प्रश्नों को हमने लिया है उन्हें सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है समीकरण y = -4 का ग्राफ एक रेखा होगी। ए ऑप्शन है x अक्ष के समानांतर और दूसरा ऑप्शन है y अक्ष के समानांतर और जो तीसरा ऑप्शन है वो मूल बिंदु से गुजरेगी और नेक्स्ट जो अगला ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, आप इतना मैथ अगर पहले से लगा चुके हैं तो इसके जो चतुर्थांश हैं देखिए कुछ ऐसे होंगे, ठीक है। और इस चतुर्थांश में आपको ये पता है ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है, ठीक है। और ये भी आपको पता है या नहीं पता है तो चलिए देख लेते हैं। इसमें इस चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है, इस चतुर्थांश में प्लस और प्लस, और इस चतुर्थांश में माइनस माइनस, और इसमें चौथे में प्लस और माइनस। मीन्स इधर जो संख्याएं होंगी, ठीक है, वो आपकी पॉजिटिव होंगी। 1 2 3 4 पॉजिटिव होंगी, प्लस में होंगी, ठीक है, लिख सकते हैं हम प्लस सभी में, ठीक। और जो ऊपर की ओर होंगी वो भी आपकी प्लस में होंगी, +1 +2 +3 इस तरीके से। और नीचे जो होंगी वो आपकी माइनस में होंगी, ठीक है, कुछ ऐसे। और इसी तरीके से इधर भी आपकी किस में होंगी, माइनस में होंगी, ठीक है, -1 -2 -3 सो ऑन। तो हमें जो ग्राफ में जो वैल्यू दिखाने के लिए मिली है वो क्या है, देखिए यहाँ क्या है वो -4। तो और y अक्ष में, ठीक है, तो y में हम देखें तो माइनस कहाँ है, नीचे की ओर है, ठीक है। और -4 की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ आएगा, ठीक है। और इसमें अगर एक ही दिया है, y अकेले ही दिया, अगर हमको x और y दोनों दिया होता तो हम दोनों को देखते, x अक्ष पर और y अक्ष पर। लेकिन यदि एक ही देकर x या y में से कोई एक ही दिया हो और उसके मान को पूछे तो सदैव ये जो अगर y पर है
तो x के समानांतर कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ये जो है क्या है, x के समानांतर होगा और इस हिसाब से हमारा जो इसमें राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन में। हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है? जब किसी लंबवत खंभे की लंबाई उसकी छाया के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि यदि मान लीजिए ये एक लंबवत खंभा है, ठीक है, और ये कहा गया है कि एक लंबवत खंभा है और इसकी जो परछाई पड़ रही है वो इसी के सेम बराबर है। समझ में? मतलब आप समझ सकते हैं, एकदम आसान है। ये ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं। मतलब ये जितना है उतना ही ये भी है। मतलब ए बी इक्वल टू बी सी सेम है। मतलब ये एक खंभा है, पोल है, और ये इसकी परछाई है बी सी, ये उतनी ही है जितना पोल है। ठीक, तो आपको ये पता है कि ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक, अब इसको अगर हम मिला देते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे मिला देते हैं, तो आप ये देखेंगे कि अगर ये एक भाग हो गया, अगर इतना ही हम दूसरा पार्ट लेते हैं, सपोज इतना ही हम दूसरा पार्ट लेते हैं, तो आपको ये दिख रहा है साफ साफ कि आधा भाग है और इसी का जस्ट अपोजिट आधा ये है। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 45 अंश। ये भी 45 अंश हो जाएगा। ठीक है, आधा 45 हो गया, आधा उधर 45 हो जाएगा, दोनों मिला के 90 हो जाएगा। तो ये यही पूछ रहा है आपका सूर्य का उन्नयन कोण। तो जो सूर्य का उन्नयन कोण है वो कितना हो जाएगा? 45 अंश हो जाएगा। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर ये एकदम से पहले ही बताया गया है कि ए बी जितना है उतना ही बी सी भी है। ए बी इक्वल टू बी सी है, तो इसका उन्नयन कोण जो होगा वो कितना होगा? 45 होगा। ठीक है, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कोई दो अंकों की संख्या तथा उसके स्थान परिवर्तन से बनने वाली नई संख्या का योग 110 है। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम दो अंकों की एक संख्या मान लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? चलिए लिखते हैं, माना दो अंकों की संख्या माना जो दो अंकों की संख्या है वो क्या है? एक सेकंड देख लें, आप कट तो नहीं रहा है? नहीं, अभी आ जाएगा। जो दो अंकों की संख्या है वो कितनी है हम नीचे लिख देते हैं ताकि कटे ना। 10x प्लस वाई। ठीक है, ये है इकाई का अंक और ये है दहाई का अंक। दहाई में सदैव 10 से गुणा होता है। जैसे हम आपको समझाने के लिए बता देते हैं, जैसे यहाँ हम ले लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया कोई भी वैल्यू ले, 22 ले लेते हैं। तो जो ये दो अंकों की संख्या हुई, तो ये इकाई का अंक तो वैसे ही रहेगा, और जो दहाई का अंक है इसमें 10 से गुणा हुआ। देखिए ऐसा इसको लिख सकते हैं, 2 × 10 और प्लस 2। अब देखिए 10 और दूना 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। तो यही तरीका हमने यहाँ पर अपनाया है। 10x प्लस वाई हमने दो अंकों की संख्या ली है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि दो अंकों की संख्या तथा उसके स्थान परिवर्तन से बनने वाली नई संख्या का योग इतना है। तो चलिए यही कर लेते हैं। 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इक्वल टू 110। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सॉल्व कर लीजिए क्या आ रहा है। ये है 10x और ये है 1x। 10 मतलब 10x और 1 11x हो जाएगा, 11x प्लस
10y और 1y 11y हो जाएगा बराबर 110। ठीक है, और इसमें से हम क्या करें, 11 को कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा x प्लस वाई बराबर ब्रैकेट बराबर 110, x प्लस वाई बराबर 110, इसको हम ले लेंगे 11 को नीचे। ठीक है, और जब इस 11 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 11 ही का नाम 11, 10 आएगा। x प्लस वाई हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 10 बना, इसी को हम बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, और समीकरण नंबर 1 बन गया। और इसी के बाद देखिए दिया है जो आगे क्या कह रहा है, यदि उन अंकों का अंतर 4 है, उन अंकों का अंतर कितना है, 4 है, तो यहीं पर हम लिख देंगे अंकों का अंतर, मतलब ये जो दो अंक आए हैं इन्हीं का अंतर x माइनस वाई बराबर 4, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी को आगे सॉल्व कर लेंगे। चलिए इन दोनों को सॉल्व यहीं कर लेते हैं ऐसे ही। ठीक, अब आप ये देख पा रहे हैं कि इसमें साइन चेंज करने की ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है, और y से y घट जाएगा, हमने काट दिया है, ये प्लस है और ये माइनस घट जाएगा, तो x और x कितना आया, 2x इक्वल टू 10 और 4 जुड़ जाएगा 14 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना आया, 14/2 7, x बराबर कितना आया, 7। ठीक है, अब जब हमें x बराबर 7 पता हो गया है तो y बराबर किसी भी समीकरण या 1 पर या 2 पर किसी में भी रख दो, तो हम समीकरण 1 पे ही रख देते हैं। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रख देते हैं, तो समीकरण 1 क्या है, y इक्वल टू 10, यही समीकरण 1 है। इसमें हम किसका मान रखेंगे, x का, 7 प्लस वाई इक्वल टू 10, और y इक्वल टू 10 माइनस 7 और y इक्वल टू 3। ठीक है, तो हमारा x बराबर क्या है, 7, और y बराबर क्या आया, 3, तो जो हमारी संख्या बनी, अतः अब दो अंकों की संख्या नहीं लिख रहे हैं, अतः संख्या बराबर क्या बनेगी, हमने जो माना था संख्या, ठीक है, उसके हिसाब से क्या बनेगा, हमने ये माना था, जो संख्या मानी थी वो 10x कहा था ना, तो x की जगह पर 7 हो जाएगा, और प्लस y था, y की जगह पर 3 हो जाएगा, तो क्या आएगा, 70 और 3 73 आएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 73 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी काम को ए व बी मिलकर 4 दिन में करते हैं, जबकि ए अकेले उस काम को 12 दिन में करता है, तो उसी काम को बी अकेले कितने दिन में करेगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जो हमें दिया है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, हम ये कर लेंगे, यहाँ x और y मान लेते हैं। ठीक है, फिर दोनों के द्वारा जो काम किया गया है उसको y मान लेते हैं, और a के द्वारा किया गया उसको x मान लेते हैं। तो हम लिख देंगे जो यहाँ पर दिया गया है वो क्या दिया गया है, x इक्वल टू 12, ठीक है, जो अकेले काम किया गया है, और y इक्वल टू 4 जो दोनों के द्वारा काम किया गया है। तो इसके लिए फार्मूला होगा, एक फार्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, और सदैव यही फार्मूला यूज होता है। तो पूछ रहा है कितना दिन लगेगा, तो कुछ भी लिख सकते हैं, अतः
कुल दिन लगेगा बराबर, हम फार्मूला क्या यूज करेंगे, एक्स वाई अपान एक्स माइनस वाई। सदैव यही फार्मूला यूज करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, और बस इसी पे मान रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक्स क्या है हमारा 12 और वाई क्या है 4 अपान एक्स बराबर 12 माइनस 4। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, चलिए करके देख लेते हैं। यहाँ पर आएगा, पहले चलिए गुणा कर लीजिए या ऐसे ही घटा लीजिए। 12 × 4 बटे, इसको घटाइए कितना आएगा, 8 आएगा, 8। ठीक है, अब काट लेते हैं इसको यहीं पर। 4 और 2 8 और 2 और 6 12, तो क्या आया 6 दिन आया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, बी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति किसी दूरी को 12 किमी प्रति घंटे की चाल से तय करता है और 9 किमी प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है। यदि उसके द्वारा कुल 2 घंटे 20 मिनट का समय लगता हो तो वह दूरी होगी। ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमको इसमें ये समझना है, जो आप फार्मूला जानते हैं, ठीक है, वो क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये फार्मूला होता है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, समय बराबर निकालें, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। ठीक है ना, देखिए समय इधर चला आएगा और ये जो है चाल इधर आ जाएगा, बात वही है। तो हो जाएगा दूरी बटे चाल। चलिए इसी के हिसाब से इसको हमको सॉल्व करना है, कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम प्रश्न के अनुसार अगर सॉल्व करें तो प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति किसी दूरी को 12 किमी प्रति घंटे की चाल से तय करता है। और ठीक है, तो एक तो उसने जो दूरी तय की वो कितनी की, 12 किमी प्रति घंटे की चाल, ये 12 किमी प्रति घंटे की क्या है, चाल से तय करता है, और 9 किमी प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है। ठीक है, तो दोनों का जो है कुल योग दिया देखिए, यदि उसके द्वारा कुल 2 घंटे 20 मिनट समय लगा। अब देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्रश्न के अनुसार इसको हम सॉल्व करेंगे। अब लिख सकते हैं यहाँ प्रश्नानुसार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो हमने फार्मूला समय वाला बनाया है, तो कुल दोनों के द्वारा जो समय लगा है वो इन्होंने बता दिया है। तो वो कितना लगा है, चाहे पहले लिख दिए चाहे बाद में लिखिए, जैसे आप समझे पहले ही कर देते हैं, 220/60। ठीक, ये होगा 2 घंटे 20 मिनट। 20 मिनट को हम 60 से भाग देंगे तो ये घंटे में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये कर लिया हमने, और इक्वल टू जो कुल दूरी, मतलब कुल दूरी जो इन्होंने तय की है वो हम लिख देंगे। तो कितना है, किसी दूरी को किस हिसाब से किया है, जाने और आने का जो है उसको जोड़ना है हमें। तो इन्होंने x अपान, एक चीज़ तो हमने यहाँ हमने मान लेते हैं, माना दूरी पता करना है हमको, x किमी है। ठीक है, तो यहाँ हमको दूरी पता ही नहीं है, हमने तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर दिया था। चलिए कोई बात नहीं, जहाँ जो दूरी है वो हमको पता करना, तो वह दूरी, ठीक है, तो हमने वैसे ही माइंड में भी रख के कर दिया, देखा यहाँ लिखा नहीं है अभी। तो जो हमने दूरी है हमको नहीं पता, तो इसको हमने x मान लिया। ठीक है, तो दूरी की जगह पर हम x कर देंगे, और दूरी की जगह पे हमने x कर दिया, और चाल हमको पता है पहले की 12। ठीक है, तो वो हम यहाँ कर देंगे 12, और प्लस जो लौटने में समय लगा, लौटने में
सॉरी लौटने में जितना उसने दूरी तय किया है वो कितना दूरी है, यहाँ भी x और अपान चाल कितना है, चाल है इसमें 9। तो ये और ये जो टोटल दोनों, ठीक है, दोनों की दूरी जो दी है अलग अलग, मतलब x दूरी भाई पता ही नहीं है तो दूरी के लिए हमने x मान लिया। तो x दूरी, पहली वाली जो दूरी है उसको तय करने में उसने 12 किमी प्रति घंटे की चाल से उसने तय किया था, और दूसरे वाले को 9 किमी प्रति घंटे की चाल से उसने तय किया था। तो इन दोनों का जो कुल योग है उसमें जो समय लगा वो इतना है, वो हमने यहाँ लिख दिया। तो अब ये बन गया समय बराबर, और दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, उसी फॉर्मूले के हिसाब से बन गया। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसके आगे इसको देखते हैं कितना आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी इसको ऐसे ही रखते हैं, 20/60 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा, इन दोनों का अगर हम लघुत्तम लेते हैं तो कितना आएगा, चलिए कर लेते हैं, 12 और 9 का, 3 चौक 12, 3 तिरिक्का 9 और 3 1 2 दूनी 4 2 1 9 2, ठीक है। 24 कितना आया, 12 और 9 का ना, 3 चौक 12 और 3 तिरिक्का 9, ठीक है। फिर 4 3 1 9 3 2 दूना 4 2 1 9 2 2 दूना 4 4 3 12 12 3 36, कितना आया, 36 आया। और ऊपर क्या हो जाएगा, 12 से 36 में भाग देंगे तो 12 3 36, 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 3x प्लस 9 से इसमें करेंगे तो 9 चौक 36, और कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करना चाहें तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 0 से 0 और 2 3 6 आएगा कितना, 3 दूनी 6 और यहाँ 1 है मान लो, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 ये हो गया, 7/3 बराबर, और ये जुड़ जाएगा 4 और 3 7x/36, ठीक। इसको और सॉल्व कर लीजिए आप लोग। चलिए और सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे ही इसको चाहें तो भाग दे दें, 3 एकन्नम 3 3 एकन्नम 3 दूनी 6 और 7 से 7 एकन्नम 7 कट गया। क्या बचा आप देख लेते हैं, यहाँ तो x बचा और ये कितना बचा, 12 है ना, ये 12। ये अब देखिए इसको थोड़ा सा हम आसान कर लेते हैं, यहाँ 1 आया है, यहाँ भी 1 आया है, यहाँ x है और यहाँ 12 है। अगर इसको हम, ठीक है, 12 का 1 में गुणा करेंगे तो 12 एकन्नम 12 आएगा, और x का 1 में करेंगे तो x एकन्नम x आया। कुल मिलाकर आया क्या, x बराबर 12, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, x बराबर 12 किमी, ठीक है। चलिए यहाँ लिख देते हैं 12 किमी। तो समझ में आ गया होगा, जाने में और आने में, ठीक है, जो दूरी हुई उसको जोड़ देंगे, कुल कितना समय लगा उन्होंने बताया है वो हमने यहाँ रख दिया और उसी को सॉल्व कर लिया, बस आ गया आंसर। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 4 अधिक है, दोनों अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है, तो इकाई के स्थान वाला अंक हमको बताना है। तो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए इसको देख लेते हैं, इसमें क्या करना है हमें। तो देखिए इसमें सबसे पहले ये समझना है, कह रहा है किसी दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से इतना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इकाई का अंक हम मान लेते हैं, माना
इकाई का अंक x है। ठीक है, अब इकाई का अंक पता चल गया x है। अब हम क्या करेंगे, दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक पता हो गया है। दहाई का जो अंक है वो कितना है, 4 अधिक है। तो क्या हो जाएगा, दहाई का जो अंक है, दहाई का अंक बराबर x प्लस 4 हो जाएगा। समझ में आ गया, एकदम आसान, इतना जो कह रहा है वही कर रहे हैं। अब आगे क्या है, दोनों अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है। ठीक है, जो दोनों अंकों का योग है, चलिए पहले इसको कर लेते हैं इसी हिसाब से। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दे लीजिए, यहाँ पर अगर हम संख्या माने, देखो हमको इकाई का अंक पता चल गया, दहाई का अंक पता हुआ है, संख्या नहीं है ये, अंक है दोनों के। और अब हम अगर संख्या बनाएं तो हो जाएगा, अतः संख्या बराबर क्या हो जाएगी, दहाई वाले में 10 से गुणा हो जाएगा, आपको पता है 10x प्लस 4 और प्लस x, यही जाके बनेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ प्रश्नानुसार तो वहीं से है। अब यहाँ जो आगे कह रहा है, दोनों अंकों का योग, अंकों का योग, ठीक है ना, संख्या की बात नहीं हो रही, दोनों अंक मीन्स पहला अंक और दूसरा अंक, इसका योग। तो क्या होगा, x प्लस 4 दहाई वाले पहले कर देंगे, प्लस x, दोनों अंकों का योग उस संख्या, अब संख्या की बात आ रही है, उस संख्या का मतलब अब इसकी बात, उस संख्या में 10x प्लस 4 प्लस x, उस संख्या का मीन्स गुणा 1/7 है। ठीक, तो इकाई का स्थान बताना है। चलिए, इकाई के लिए हमने x माना ही है, जो x की वैल्यू आएगी वही हो जाएगा आंसर। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, क्या आता है। x प्लस 4 जो है अभी ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस x, और यहाँ हम क्या करते हैं, अब ये 7 है तो पूरे के नीचे हो जाएगा, ऐसे ही लिख देते हैं, x प्लस 4 प्लस x अपान 7/7 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 7 इधर है, इसका हम क्या करेंगे, इधर गुणा कर देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 7x प्लस 28, 7 चौक 28 प्लस 7x बराबर, ये 10 का अंदर गुणा कर दो, 10x प्लस 40 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, चलिए और सॉल्व कर लेते हैं इसको। 7 ये है और 7 ये है, x में 7 और 7 14x हो जाएगा, 14x, और इधर जो है 10x है और एक ये 11x है। 11x को अगर हम इस पार लाएंगे तो माइनस, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 11x। ठीक है, और इसके बाद इक्वल टू कर देंगे। अभी इधर कितना है, प्लस में 40 है, 40 रहने देंगे, और इधर प्लस में 28, जब उधर ले जाएंगे तो ये माइनस 28 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 3x इक्वल टू 12, 14 में से 11 घटेगा तो 3x आएगा, और 40 में से 28 घटेगा तो 12 आ जाएगा। ठीक है, और x इक्वल टू 12/3, 4, x बराबर कितना आया, 4। तो जो पूछा है उसमें क्वेश्चन में, इकाई के स्थान वाला अंक क्या है, 4। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समझ में आ गया होगा शायद आपको अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 सेमी स्क्वायर है, उसका परिमाप होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, कुछ भी नहीं करना है इसमें, एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया है। चलिए वही लिख देते हैं पहले जो कह रहा है वो, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 64 सेमी स्क्वायर। जो कहा वही हमने कर दिया। और आपको ये पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर बराबर 64।
ठीक है। तो भुजा अगर हमको पता करना है तो क्या हो जाएगा 6√64, ठीक है। जब वर्ग उधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा 8 अठाई 64, ठीक है ना। ये 8 का स्क्वायर बनेगा जाकर, 8 का स्क्वायर 8 अठाई 64, तो 8 स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर से कट जाएगा, 8 आएगा यहाँ पर, ठीक। भुजा बराबर क्या हमको पता चल गया 8। अब जब भुजा बराबर 8 पता चल गया है तो आपको वर्ग का परिमाप का जो फार्मूला है वही रख देना है, ठीक। क्या रखेंगे, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है 4 इंटू भुजा होता है, बराबर 4 इंटू भुजा कितनी आई है 8 आई है, 8 चौक 32 सेमी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 32 सेमी आपका बी ऑप्शन राइट है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे है दो संख्याओं का मासा 11 तथा लासा इतना है 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या होगी। इसके लिए एक बहुत बढ़िया फार्मूला है, बस वो फार्मूला आप याद कर लिए। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आए, अधिकतर आता भी है, तो तुरंत वही फार्मूला रख के आप सॉल्व कर दीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। जब माशा और लासा दोनों संख्याओं का दिया हो और एक संख्या दी हो दूसरी को पूछ रहा हो, तो तुरंत आप क्या करेंगे, आप एक फार्मूला लगाएंगे। कौन सी, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर माशा इंटू लासा, ठीक है। और पहली संख्या हमको कितनी पता है 77 दिया हुआ है उसमें, इंटू दूसरी संख्या नहीं पता है, लिख देंगे वैसे ही, यही निकल आएगा। अभी मासा कितना दिया है 11 इंटू लासा कितना दिया है 693, बस इसी को सॉल्व कर लेना है, तुरंत आंसर आ जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर 11 इंटू 693/77। इसको हम 11 से जब भाग देंगे तो 11 सते 77 7, ठीक है। और इसको 7 से जब इसको काटेंगे तो 7 9 63 और 6 7 9 99 आएगा। तो दूसरी संख्या हमारी क्या हुई 99, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया है, और इस तरह क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं हमेशा, तो आप एक यही फार्मूला याद कर लीजिए इसके लिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तुरंत यही फार्मूले पे आप रख के सॉल्व कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 24, 36 व 54 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जब भी 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या पूछी जाए तो हम तुरंत क्या करेंगे, चलिए लिखते हैं, माना 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ये 5000, सॉरी 5 कहाँ से आ गया, गलत हो गया, इसको सुधार लेते हैं। और 5 अंकों था ना दिमाग में, बस वही मिस्टेक हो गया। क्या हो जाएगा, ठीक है, एक के बाद हमको 4 जीरो रखना है, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 हो जाएगा। ये एक के बाद 4 जीरो बस रख देना है, 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या हमको पता चल जाएगी। अब ये तो हमको पता हो गया, छोटी छोटी संख्या हमने मान ली, ठीक है। मानने के बाद अभी इतने से ही पूरा नहीं होता है, क्योंकि कह रहा है कि 16, 24, 36 और 54 से ये पूर्णतः विभाजित भी होना है। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, इन सभी का लासा निकालना पड़ेगा, ठीक है। इन सभी का आप लासा निकाल लीजिए। तो इन सभी का लासा अगर निकालते हैं तो क्या आता है
चलिए देख लेते हैं, इसी के बाद ही निकालें। कितनी कितनी संख्या है? 16, 24, 36, 54 का लासा निकालेंगे। 2 8 16, 2 2 4 16, 2 2 4 और 2 7 14, 2 चौक को 8, 2 6 12, 2 9 18 और ये नहीं कटेगा। फिर 2 से 2 2 4 और ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। 2 से एक बार और जाएगा बस। ठीक, आगे और ऊपर कर लेते हैं थोड़ा इसे। आगे जो है अब 3 से करेंगे। 3 दूनी 6, 3 तिरिक्का 9, 3 9 27। ठीक है। अच्छा, ये 2 से तो यार कट सकता था, हमने काटा क्यों नहीं? 2 1 अन्नम 2 और 2 तिहाई 6 और सब नहीं कटेगा। 3 1 अन्नम 3 जाएगा और ठीक है। फिर 3 से ले जाएंगे। 3 अन्नम 3, तिरिक्का 9, फिर 3। तो कुल मिला के जो हमें मिला वो क्या मिला? वो ये मिला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। चलिए इसको मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आ रहा है। इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 432, आप कर लेना। ठीक है। अब इसका हमको लासात पता चल गया। अब हमको करना क्या है? अब ये कह रहा था क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इनसे पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अब वो जो संख्याएं हैं इनका हमने लासा निकाल लिया, तो जो हमें मिला है उसी से इसको हम विभाजित करने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं पूर्णतः विभाजित होता है कि नहीं होता है। ठीक है। तो अगर हम इसको भाग देते हैं इससे 432 से, कितना है? ठीक है। तो क्या आएगा इसको चलिए देख लेते हैं। 4 दूनी 8, 2 ही बार जाएगा ये, देख लेते हैं। 2 और दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8। ठीक, 10 में से 4 जाएगा तो 6 आएगा और ये 9 है, 9 में से 6 जाएगा तो 3 आएगा। ये 9 है, 9 में से 8 जाएगा तो 1 आएगा। ठीक, एक 0 बचा, इसको भी उतार लेते हैं। अब कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 दूनी 6, 3 तिरिक्का 9 और 3 चौक 12। 10 में 6 जाएगा 4 आएगा और ये 5 में से घटना नहीं है तो 15 हो जाएगा। 15 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा? 6 और ये 2, ये पूरा पूरा कट गया इधर। ठीक है। 64। देखिए इसको जब हमने डिवाइड किया उसमें कह रहा है ना पूरा का पूरा विभाजित हो जाए, लेकिन पूरा का पूरा विभाजित नहीं हो रहा है, बल्कि 64 में 64 बच रहा है इसमें। तो जब 64 बच रहा है इसका मतलब है कि 64 अभी इसमें और कम है। 64 अगर और उसमें ऐड होता, ठीक है, 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या, उससे 64 और ऐड होता तो ये पूरा पूरा कट जाता। समझ आ रहा है आपको? तो हम क्या करेंगे, इतना कम है उसमें, या तो नहीं, इतना एक्स्ट्रा है, इतना क्या है, एक्स्ट्रा ज़्यादा है। इतना अगर कम होता उसमें से, इतना उसमें से अगर हम निकाल देंगे तो ये बचेगा ही नहीं। अगर इतना नहीं बचेगा तो हम पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, देखिए जो हमारी 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या है, माना संख्या भी लिख सकते हैं हम, माना संख्या क्या, अतः हमको संख्या यहीं से ज्ञात हो जाएगी, पता चल जाएगी। अतः संख्या बराबर 5 अंकों की संख्या है, इसमें क्या है, इतना कम करना है और ठीक है, ये जो लासा है इसको इसी में ऐड करना है। ठीक, तो क्या आएगा,
जो आएगा वही हमारी 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या हो जाएगी। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो यहीं पर करते हैं जहाँ अलग इतना हो गया, इसमें हम जोड़ देते हैं पहले, ठीक है। 432 जुड़ जाएगा तो आएगा 2 3 4 इतना, और इसमें से घटाना क्या है 64 को, इसको घटा देते हैं, देख लें कट तो नहीं रहा है, नहीं ठीक है 64 है। 64 को घटाएंगे तो इधर एक कैरी या उधार लेंगे तो 12 होगा, 12 में से 4 जाए कितना आएगा 8, ठीक है। 8 9 10 11 12 4 8 4 12, इसका इधर कितना आया, एक इधर कैरी लिया था मतलब उधार लिया था, कितना बचा था 2, और एक अब 2 है नीचे 6 है, तो एक इधर कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 में 6 जाएगा तो 6 आएगा, और इधर से एक कैरी गया था तो ये 3 बचा, ठीक है। तो यही जो संख्या आई यही हमारी 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या होगी जो उनसे पूर्णतया विभाजित होगी। तो देखें कहीं दिया है 10 364, सॉरी 68 है गया, हाँ 68। तो जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बहुत बढ़िया प्रश्न था। चलिए अब आगे चलते हैं। हमने इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिया है, बस सभी सीरीज में हम 10 ही 10 क्वेश्चन लेंगे ताकि आपको बहुत लंबा समय न लगे, आराम से आप थोड़ा सा समय निकाल कर इसे पूरा देख सको और अच्छे से समझ सको। क्योंकि बहुत अगर बड़ा ज़्यादा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना, बड़ा वीडियो हो जाता है तो आप एक बार में देख नहीं पाते हो, और जब एक बार में पूरा का पूरा देख नहीं पाते हो तो फिर कितना भी आप आधा देख के आधा दोबारा देखोगे तो दिमाग इधर उधर हो जाता है और फिर सही समझ नहीं आता। इसलिए हमने सोचा है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ऐड करेंगे, उतने ही क्वेश्चन ऐड करेंगे जितना आसानी से आप देख सको और अच्छे से समझ सको। तो हम डेली बस 10 ही 10 क्वेश्चन इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। 7 क्रमिक क्रम से आने वाली जो संख्याएं हैं उसका औसत कितना है 20 है। तो चलिए देखते हैं। तो माना संख्या हम x मान लेते हैं, ठीक है। माना जो संख्या है वो x है। अब क्रम से अगर संख्या आएगी तो आपको पता है पहली संख्या x है तो दूसरी क्या हो जाएगी x + 1 हो जाएगी, तीसरी क्या हो जाएगी x + 2 हो जाएगी, इसी तरीके से x + 3 x प्लस, सॉरी गलत हो गया, प्लस, एक सेकंड इसको साफ कर देते हैं। क्या हो जाएगा प्लस x + 4 प्लस x + 5 प्लस x + 6, 7 हो गई। देखो ये यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे तो ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठवीं, ये सातवीं क्रम से आने वाली संख्या हो गई। और इसका क्या औसत में जानते हैं कुल पदों का योग, कुल पदों का योग। तो इसीलिए हमने यहाँ पर पहले ही योग लिख दिया कि जितने भी हैं क्रम से आने वाली जो संख्याएं हैं 1 2 3 4 इनका योग, क्योंकि औसत दिया ही है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। संख्या कितनी हो गई 7, कितना दिया है 20 है। समझ में आ गया होगा। ये क्या है पहली संख्या, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, और इनका योग बटे कितने हैं इनकी संख्या बराबर 20। ये क्या होता है फार्मूला होता है औसत का। औसत का फार्मूला क्या होता है, औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बस आंसर हमको मिल जाएगा। तो चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है हमें,
एक सेकेंड सॉल्व करने के लिए देखिए चलिए एक बार हम ब्रैकेट से बता देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 5 प्लस x प्लस 6 और बटे 7 बराबर 20। चलिए देखते हैं कितने x हैं। 1x 2x 3x, ऐसे देख लो 1 2 3 4 5 6 7x। क्या लिखेंगे हम, 7x प्लस, अब जो गिनती वाले हैं उसको जोड़ लेते हैं 6 और 5 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20 और 1 21, 21, ठीक है। और बटे 7 बराबर 20। इसी को सॉल्व करना है और सॉल्व कर लेते हैं क्या आएगा। चलिए देखते हैं। ऐसा करते हैं, ये 7x प्लस 21 इक्वल टू 7 का इधर गुणा कर देते हैं। इधर कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 140 हो जाएगा, ठीक है। 7x बराबर 40 और ये 21 जो है प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 21। x बराबर कितना हो जाएगा, चलिए इसको घटा ही लेते हैं। कितना आएगा, 40 में से जब 21 घटेगा तो कितना आएगा, मैंने कुछ गलत कर दिया, 140 है ये, 40 कहाँ से आ गया। 140 में से जब हम 21 घटाएंगे, बटे 7 भी चाहो तो कर दो क्योंकि x बराबर लिख ही रहे हैं तो यहाँ हम, अच्छा अब लिखना है, गलती कर दी मैंने, घटा लेते हैं पहले। घटाने पर क्या आएगा, देखिए यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, एक इधर से कैरी लेंगे तो 10 होगा और 10 में से एक जब माइनस होगा तो 9 आएगा। ये 3 है, 3 में से 2 घटेगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और ये 1 बटे 7 अब हम लिखेंगे। अब इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 एकन्नम 7, कितना आया, कितना आया 5 ना, 7 एकन्नम 7 4 आया, ठीक है 4 आया। कितना हो गया, 49 हो गया और 7 सता 49, ठीक है। 7 सता 49 कितना आया, 17। x बराबर 17 आया, ठीक। तो यहाँ पर जो पूछा गया है, सबसे जो बड़ी इनमें सबसे बड़ी संख्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, क्या यह हमारा आंसर 17। एक चीज़, सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है तो अभी थोड़ा सा हमको, अभी तो हमारी संख्या पता चली है, ठीक। तो लिखेंगे आगे थोड़ा सा और इसमें सॉल्व कर लें। अतः सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बराबर x प्लस 6, सबसे बड़ी संख्या ही होगी, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, x प्लस 6, जिसमें x बराबर आया है 17 और प्लस 6 बराबर क्या आ जाएगा, 23। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई, 23। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। तो हमने 10 क्वेश्चन जो लिए थे सॉल्व करवा दिए हैं। मेरे हिसाब से आपको अच्छे से सब सारे क्वेश्चन हमारे समझ में आ गए होंगे, और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट के थ्रू बताइएगा, हम उसको ठीक है सुधारने की कोशिश करेंगे, अच्छे से आपको और अच्छे से कोशिश करेंगे, आपको समझाएंगे। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।